नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्याय 12 की क्लास कर रहे थे। आज की क्लास की शुरुआत धारा 251 से करेंगे। धारा 251 में डेयरियों को अनुज्ञप्ति देने के बारे में प्रावधान है, अर्थात डेयरियों को लाइसेंस देने के बारे में प्रावधान है। इस धारा में पहला पॉइंट है, कोई व्यक्ति व्यापार के प्रयोजन के लिए किसी स्थान का नगर पालिका से अनुज्ञप्ति के निबंधनों के अधीन के अलावा दुधारू पशु के लिए या दूध के भंडारण के लिए या विक्रय के लिए या मक्खन बनाने या विक्रय करने के लिए उपयोग नहीं करेगा और उपयोग के लिए अनुज्ञात भी नहीं करेगा। अब इस पॉइंट के अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। इस पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति डेयरी का उद्योग करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है और इसके संबंध में वह दुधारू पशुओं को रखना चाहता है, दूध का भंडारण करना चाहता है, मक्खन आदि को बनाना चाहता है और उनका विक्रय करना चाहता है, तो व्यक्ति इस कार्य के लिए जिस स्थान पर कार्य करेगा और इस कार्य को करने के लिए व्यक्ति को लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी और नगर पालिका से वह इसके संबंध में लाइसेंस ले सकता है। और नगर पालिका लाइसेंस देने के साथ साथ कुछ आवश्यक शर्तों और नियमों को भी रखेगी, जिनके अनुसार ही वह व्यक्ति कार्य करेगा। तो इस धारा के अंदर यही दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंस लेने के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से इस प्रकार के प्रयोजन के लिए उस स्थान पर कार्य नहीं कर सकता है और ना ही उस स्थान को उपयोग में ले सकता है। दूसरा पॉइंट है, नगर पालिका ऐसी अनुज्ञप्ति शर्तों के अधीन मंजूर कर सकेगी और किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति को 1 माह का नोटिस देकर प्रत्याश्रत अर्थात विड्रॉ कर सकेगी। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि जब नगर पालिका उस व्यक्ति को डेयरी के लिए लाइसेंस देगी तो कुछ आवश्यक शर्तें भी उसके सामने रखेगी और उस शर्तों के अधीन ही उस व्यक्ति को कार्य करना होगा। शर्तों का निर्धारण यहाँ पर नगर पालिका करेगी और उसी के आधार पर लाइसेंस के लिए मंजूरी प्रदान करेगी। आगे इस पॉइंट में यह भी दिया गया है कि यदि नगर पालिका चाहे तो किसी व्यक्ति के जो डेयरी का लाइसेंस दिया गया है उसको प्रत्याश्रत अर्थात विड्रॉ भी कर सकती है। ऐसा करने से पहले उसे 1 माह का नोटिस देना होगा। आगे एक लाइन यह दी गई है कि परंतु अनुज्ञप्तिधारी किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो बिना नोटिस के प्रत्याहरण कर सकेगी। अर्थात जिस व्यक्ति ने डेयरी के लिए लाइसेंस लिया है और वह किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो बिना नोटिस दिए उसके लाइसेंस का प्रत्याहरण भी किया जा सकता है। तो यह धारा 251 के अंदर दिया गया है। धारा 251 में तीसरा पॉइंट है, कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति के बिना या उसके प्रत्याहरण के पश्चात या शर्तों के उल्लंघन में उपयोग करता है तो 2 सिद्धि पर 5,000 से 10,000 रुपये जुर्माना और अपराध निरंतर रहने की दशा में अपराध 2 सिद्धि की तारीख से प्रत्येक दिवस के लिए 50 रुपये तक से दंडित किया जाएगा। तो इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति जो डेयरी उद्योग का कार्य कर रहा है वह बिना लाइसेंस लिए कर रहा है या फिर लाइसेंस के प्रत्याहरण अर्थात लाइसेंस निरस्त होने या रद्द होने के बाद भी उस कार्य को कर रहा है या जो आवश्यक शर्तें हैं उनका उल्लंघन करते हुए वो ऐसा कार्य कर रहा है, उस स्थान को उपयोग में ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। और जुर्माने के बाद भी यदि व्यक्ति उस अपराध को निरंतर जारी रखता है तो जिस दिन उसके अपराध की 2 सिद्धि है उस तारीख से उस व्यक्ति पर प्रत्येक दिवस के लिए 50 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अर्थात 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जुर्माना और लगेगा। आगे चौथा पॉइंट है, उपधारा 3 के अधीन 2 सिद्धि पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट ऐसे स्थान को बंद करने का आदेश देगा। ऐसे स्थान को उपयोग में लिए जाने से रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा और अन्य कदम उठाएगा। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि जो उपधारा 3 हमने अभी देखी है उसके प्रयोजन के लिए, अर्थात यदि कोई व्यक्ति शर्तों का उल्लंघन कर रहा है या बिना लाइसेंस के डेयरी उद्योग चला रहा है तो ऐसी स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी आवेदन करें तो मजिस्ट्रेट ऐसे स्थान को बंद करवा सकता है। और आगे यह दिया गया है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो उस स्थान के उपयोग को रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त भी कर सकता है और अन्य कदम भी उठा सकता है। तो यह धारा 251 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 252, जिसके अंदर
कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्ग के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस धारा में पहला पॉइंट है, नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा का पॉइंट किसी सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग में वाहनों के यातायात को अस्थायी या स्थायी रूप से प्रतिषिद्ध या विनियमित कर सकेगी, ताकि जनता को होने वाले खतरों, बाधाओं को रोका जा सके और इलाके में शांति सुनिश्चित की जा सके। तो इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा किसी सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग पर जो वाहनों का यातायात है उसको स्थायी या अस्थायी रूप से रोक सकती है तथा विनियमित भी कर सकती है। इससे फायदा यह होगा कि जो जनता है उस पर होने वाले खतरों और बाधाओं और असुविधाओं को रोका जा सकता है और इलाके की शांति को सुनिश्चित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम समझें तो आपने देखा भी होगा कि कई बार दिन के समय जो मार्केट और बाजार होते हैं वहां बाहरी वाहनों का प्रवेश रोक दिया जाता है या फिर उन्हें परमिशन केवल रात्रि में ही गुजरने की होती है। जैसे आपने बोर्ड लगे देखे भी होंगे कि बाहरी वाहनों का प्रवेश दिन के समय वर्जित होता है और रात्रि 10 बजे के बाद उन्हें चालू कर दिया जाता है। तो इससे होता यह है कि जनता को जो असुविधा होती है वह नहीं होती है। तो इस प्रकार नगर पालिका वाहनों के यातायात को विनियमित भी कर सकती है और चाहे तो प्रतिषिद्ध भी कर सकती है। अगला पॉइंट है, किसी सार्वजनिक मार्ग में ऐसे प्रकार, स्वरूप, संरचना, वजन या आकार के किसी यान को या भारी वस्तु से लदे यान को जिससे सड़क मार्ग व उसके निर्माण को क्षति होने की संभावना हो या लोक सुविधा के आधार पर यान के अव्यवहन के समय संचलन का ढंग, मार्गों के संरक्षण, उपकरणों का उपयोग, बत्तियों व सहायकों की संख्या एवं अन्य साधारण पूर्वाधानियों के बारे में शर्तों के अधीन प्रभारों के संदाय पर के सिवाय प्रतिषिद्ध कर सकेगी। इस पॉइंट का अर्थ आप इस प्रकार समझिए। सबसे पहले तो इस पॉइंट में के सिवाय शब्द दिया गया है, जिसके कारण पूरी धारा का अर्थ बदल जाता है। अब इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में बताया गया है कि सार्वजनिक मार्ग पर ऐसे वाहन जो वजन, आकार, स्वरूप, संरचना में इस प्रकार के हों या फिर हो सकता है वह भारी वस्तु से लदे हुए हों जो सड़क मार्ग को या सड़क पर किसी निर्माण को क्षति पहुंचाने की संभावना हो, तो ऐसे मार्ग पर इस प्रकार के वाहनों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा। लेकिन इस पॉइंट में दिया गया है कि यदि इस प्रकार के वाहन हैं और यदि ये वाहन जो पूर्वाधानियां हैं या जो शर्तें हैं जो नगर पालिका के द्वारा निर्धारित की गई हैं उन शर्तों का पालन करते हुए संचलन के ढंग और मार्गों के संरक्षण उपकरणों का उपयोग करते हुए, बत्ती व सहायकों की संख्या निर्धारित करते हुए और सबसे इंपॉर्टेंट जो शर्तों के अधीन जो प्रवाह हैं उनका संदाय करते हुए यदि प्रवेश करते हैं तो उनको प्रवेश की अनुमति होगी, अर्थात उनको प्रतिषिद्ध नहीं किया जाएगा। एक बार फिर आप देखिए कि भले ही वाहन भारी हो, भारी वस्तुओं से लदा हुआ हो, उसका वजन, आकार, स्वरूप किसी भी प्रकार का हो और उससे सड़क निर्माण को हानि पहुंचने की भी संभावना हो, लेकिन यदि वह आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हैं और नगर पालिका के द्वारा जो निर्धारित शर्तें हैं उनका पालन करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो शर्तों के अधीन जो प्रभार तय किए गए हैं, जो चार्ज तय किए गए हैं, उनका पेमेंट नगर पालिका को करते हैं, तो नगर पालिका इस प्रकार के वाहनों को नहीं रोकेगी, प्रतिषिद्ध नहीं करेगी। इसलिए यहाँ दिया गया है के सिवाय प्रतिषिद्ध करेगी, अर्थात इनको छोड़कर बाकी सभी को प्रतिषिद्ध करेगी। और यहाँ इनको क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि यहाँ ये वाहन प्रभारों का संदाय कर रहे हैं और मार्गों के संरक्षण उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं और अन्य शर्तें हैं उनका पालन कर रहे हैं, इसलिए इनको प्रवेश की अनुमति होगी। आगे इस धारा में कुछ पॉइंट और शेष हैं जिन्हें हम आगे चर्चा करेंगे। धारा 252 के पहले पॉइंट का गा पॉइंट है, किसी यान के आवागमन को पूरे समय या कुछ विशिष्ट घंटों के लिए प्रतिषिद्ध कर सकेगी, किसी विशिष्ट मार्ग पर आवागमन को प्रतिषिद्ध कर सकेगी। इस पॉइंट के अर्थ को समझें तो इसका अर्थ यही है कि नगर पालिका लिखित नोटिस के द्वारा किसी मार्ग पर वाहन के आवागमन को पूरे समय के लिए या फिर कुछ विशिष्ट घंटों के लिए रोक सकती है। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर समझा भी था कि कई बार नगर पालिका बाजार में दिन के समय भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा देती है, तो यह विशिष्ट समय के लिए रोक दिया गया या निषेध कर दिया गया समझा जा सकता है। आगे यह दिया गया है कि नगर पालिका लिखित नोटिस के द्वारा
किसी विशिष्ट मार्ग पर आवागमन को प्रतिषिद्ध भी कर सकती है। आगे अगला पॉइंट देखें तो जल निकास, जल आपूर्ति या प्रकाश व्यवस्था से संबंधित कार्य व मरम्मत के प्रयोजन के लिए यातायात को अस्थायी रूप से बंद कर सकेगी। तो इस पॉइंट का अर्थ भी आसान है कि यदि किसी मार्ग पर जल आपूर्ति, जल निकास या प्रकाश व्यवस्था या कोई अन्य कार्य चल रहा हो या उसका मरम्मत का कार्य चल रहा हो तो नगर पालिका लिखित नोटिस के द्वारा उस मार्ग पर अस्थायी तौर पर यातायात को बंद कर सकती है। धारा 252 का दूसरा पॉइंट है, उपधारा 1 के तहत नोटिस यदि किसी विशिष्ट मार्ग के लिए लागू होता है तो मार्ग के दोनों अंतिम सिरों पर चिपकाया जाए और यदि नोटिस सभी मार्गों के लिए हो तो विज्ञापित किया जाए। तो इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि जो पॉइंट नंबर 1 हम पढ़ के आ रहे हैं जिसमें नगर पालिका लिखित नोटिस देगी, तो यदि ऐसा नोटिस यदि किसी विशेष मार्ग के लिए है तो उस मार्ग के दोनों सिरों पर उस नोटिस को चिपकाया जाएगा, और यदि ऐसा नोटिस क्षेत्र के सभी मार्गों के लिए है तो ऐसी स्थिति पर नगर पालिका उस नोटिस को विज्ञापित करेगी, अर्थात अखबार इत्यादि में निकालकर उसको सूचित करेगी। आगे हम तीसरा पॉइंट देखें, नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा उपधारा 1 के होते हुए भी यह घोषित कर सकेगी कि कोई भी पैदल मार्ग या उसका भाग साइकिल पथ और पैदल पथ के रूप में उपयोग लिया जाएगा। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि नगर पालिका किसी भी पैदल मार्ग को उपधारा 1 के होते हुए भी उस मार्ग पर उसका पैदल उपयोग या साइकिल पथ के रूप में उपयोग करने पर परमिशन दे सकती है। आगे हम चौथा पॉइंट पढ़ें तो उसमें बताया गया है, उपधारा 3 के तहत जारी नोटिस उस मार्ग के दोनों ओर या दोनों सिरों पर चिपकाया जाएगा। तो इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा कि जिस भी पैदल मार्ग को साइकिल पथ और पैदल पथ के लिए उपयोग में लिए जाने के लिए नगर पालिका घोषणा कर रही है तो उसके लिए जो नोटिस जारी किया जाएगा वह मार्ग के दोनों ओर या दोनों सिरों पर चिपकाया जाएगा। तो यह धारा 252 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 253, सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनियमन। आसान धारा है, पढ़ने मात्र से ही समझ में आ जाएगी। इस धारा में बताया गया है, नगर पालिका यातायात के सरल बहाव को सुनिश्चित करने और असुविधा की रोकथाम के लिए फुटपाथों और सड़क किनारों सहित सार्वजनिक स्थानों पर यानों की पार्किंग का विनियमन करेगी। किसी भी दशा में सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक पर्याप्त स्थान उपलब्ध ना हो। और एक पॉइंट यह भी दिया है, परंतु नगर पालिका पार्किंग स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पार्किंग फीस जो नगर पालिका द्वारा विहित की जाए के संदाय पर आदेश द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग अनुज्ञात कर सकेगी। तो इस धारा का अर्थ यही है कि जो नगर पालिका है वह यातायात को सुनिश्चित करने के लिए और असुविधा की रोकथाम के लिए फुटपाथ पर, सड़क किनारों पर और सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था कर सकती है, और उससे पहले वह यह सुनिश्चित करेगी कि उस स्थान पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध है या नहीं। इस धारा में आगे दिए गए पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि नगर पालिका स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किसी सार्वजनिक स्थान पर पार्किंग को अनुज्ञात कर सकेगी और उसके लिए जो आवश्यक फीस है उसे पार्किंग फीस के रूप में वसूल कर सकेगी। अगली धारा है धारा 254, जिसमें सार्वजनिक मैदानों पर यानों या जानवरों को ठहराने के बारे में प्रावधान है। इस धारा में दिया गया है, नगर पालिका में किसी भूमि को या किसी सार्वजनिक स्थान को नगर पालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी यान या जानवर को ठहराने या पड़ाव स्थल के रूप में उपयोग में लिया जाता है तो उस यान या जानवर के स्वामी या पड़ाव डालने वाले व्यक्ति को दोष सिद्धि पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना और अपराध की निरंतरता की में प्रत्येक दिवस के लिए 50 से 100 रुपये दायी होंगे। अब इस धारा के अर्थ को समझिए। इस धारा में बताया गया है कि नगर पालिका क्षेत्र में कोई भूमि या कोई स्थान है जहां पर नगर पालिका की आज्ञा के बिना किसी व्यक्ति ने अपने यान या वाहन को खड़ा कर दिया है या फिर जानवरों को रोका रखा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर दोष सिद्धि पर मिनिमम 1000 रुपये और अधिकतम 2000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यदि वह व्यक्ति दोष सिद्धि के बाद भी और जुर्माना लगने के बाद भी अपराध को निरंतर रखता है और अपराध को चालू रखता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर प्रत्येक दिवस के लिए मिनिमम 50 रुपये और अधिकतम 100 रुपये तक
का जुर्माना लग सकता है। तो यह धारा 254 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 255, जिसमें अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था के बारे में प्रावधान है। इस धारा में बताया गया है नगरपालिका उपविधियों द्वारा नगरपालिका क्षेत्र की समस्त या किन्हीं परिसरों के स्वामी या अधिभोगियों को ऐसी व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगी जो नगरपालिका अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे, और स्वामी या अधिभोगी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकेगी। अब इस धारा का अर्थ समझें तो इस धारा में यह बताया गया है कि नगरपालिका क्षेत्र में जो भी भवन बिल्डिंग हैं, या तो उनमें समस्त बिल्डिंगों के बारे में, या फिर हो सकता है नगरपालिका कुछ बिल्डिंगों को छूट दे सकती है, कुछ अन्य बिल्डिंगों के बारे में उनके स्वामी या अधिभोगी से ऐसी अपेक्षा करेगी कि वह अपने भवन में या परिसर में अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था करें। अर्थात अग्नि से रोकथाम के लिए जो भी उपाय हैं उसकी व्यवस्था स्वामी और अधिभोगी अपने अपने परिसर में करें। और आगे इसमें दिया गया है कि स्वामी और अधिभोगी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा भी नगरपालिका करेगी। तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि यदि नगरपालिका उस परिसर का, उस बिल्डिंग का निरीक्षण करती है तो उसे किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि हम इसका अर्थ समझें तो इसका अर्थ यही है कि जब नगरपालिका निरीक्षण करेगी तो उसे किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, अर्थात व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। तो उसी स्थिति में उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होगा और वह अनापत्ति प्रमाण पत्र वह व्यक्ति नगरपालिका को दिखा सकता है। तो यह धारा 255 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 256, जिसके अंदर अग्निशमन दल की स्थापना और रखरखाव के बारे में प्रावधान है। इस धारा में यह बताया गया है नगरपालिका अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रखरखाव कर सकेगी और औजारों, मशीनों, समाचार भेजने के साधनों जो आग के निवारण और बुझाने के लिए आवश्यक हों उनकी व्यवस्था कर सकेगी। तो इस धारा 256 में यही बताया गया है। अगली धारा है धारा 257, आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियों के बारे में इस धारा के अंतर्गत बताया गया है। इस धारा में पहला पॉइंट है जिसमें सभी अधिकारियों और उन व्यक्तियों को बताया गया है जिनकी शक्ति के बारे में इस धारा में उल्लेख किया गया है। तो पहले पॉइंट में बताया है नगरपालिका क्षेत्र में आग लगने पर कोई भी मजिस्ट्रेट, नगरपालिका का कोई सदस्य, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगरपालिका का अन्य अधिकारी, अग्निशमन दल का संचालन करने वाला या उसका सदस्य या कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का पुलिस अधिकारी, तो इन सभी अधिकारियों के पास क्या क्या शक्तियां होंगी उनके बारे में नीचे पॉइंटों में बताया गया है। तो इसमें पहला पॉइंट है यदि कोई व्यक्ति आग बुझाने या जान माल की रक्षा करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है या अड़चन डालता है तो उसे हटाया जा सकेगा। और दूसरा पॉइंट है किसी मार्ग या रास्ते को जिसके पास आग लगी हो बंद कर सकेगा। तो पहले पॉइंट में जिन अधिकारियों का उल्लेख किया गया है उन सभी के पास यह शक्ति होगी कि यदि नगरपालिका क्षेत्र में कहीं आग लगती है और कोई व्यक्ति आग बुझाने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाता है, अड़चन डालता है, तो ऐसे व्यक्ति को उक्त अधिकारी हटवा सकेंगे और उसको हटाने का आदेश दे सकेंगे। दूसरे पॉइंट में यह बताया है कि उक्त अधिकारी यदि किसी मार्ग जिसके पास आग लगी है उस मार्ग को बंद करने का निर्देश भी दे सकते हैं। आगे धारा 257 में कुछ पॉइंट और शेष हैं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। धारा 257 में अगला पॉइंट है कि आग बुझाने के प्रयोजन के लिए किसी भवन या भूमि में प्रवेश कर सकेगा, उसमें से होकर आर पार निकल सकेगा या उसे गिरा सकेगा। तो जिन अधिकारियों का उल्लेख किया गया था वे सभी अधिकारी आग बुझाने के प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन में प्रवेश कर सकते हैं और उसके पार जा सकते हैं और उसे गिरा भी सकते हैं। अगला पॉइंट है मुख्य प्रणालों तथा पाइपों को बंद कर सकेगा ताकि जिस स्थान पर आग लगी है वहां तेज दबाव से जल पहुंचाया जा सके। तो यह अधिकार या शक्ति उस अधिकारी के पास होगी कि वह मुख्य प्रणालों और तथा अन्य पानी की सप्लाई जहां हो रही है उसको बंद कर सकेगा, जिससे जिस स्थान पर आग लगी है वहां तेज प्रेशर से पानी पहुंचाया जा सके। अगला पॉइंट है अग्निशमन इंजन के भार साधक अर्थात इंचार्ज से संभव सहायता की मांग कर सकेगा, और जो भी अधिकारी हैं वह अग्निशमन का जो इंचार्ज है उससे संभव सहायता की मांग कर सकेगा। और अगला पॉइंट है सामान्यतः ऐसे उपाय करेगा जो जान माल के परिरक्षण के लिए आवश्यक हों।
अब इस धारा में दूसरा पॉइंट देखिए, कोई भी व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन अपने द्वारा सद्भावना से किए गए किसी कार्य के लिए नुकसानी संचित करने का दायी नहीं होगा। तो इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के तहत जो कार्य आग बुझाने के लिए किए जा रहे हैं और उसने वह कार्य सद्भावना के तहत किया है, अर्थात अच्छी भावना रखते हुए वह कार्य किया है और उस कार्य में कोई नुकसान हुआ है, तो वह व्यक्ति उस नुकसान का संदाय नहीं करेगा, ना ही वह नुकसान के लिए दायी होगा। उदाहरण के तौर पर समझें तो यदि आग लगती है और अधिकारी किसी भवन में प्रवेश करता है या किसी भवन को गिराते हैं तो कोई नुकसान होता है, तो इस प्रकार के नुकसान के लिए वह दायी नहीं होगा। लेकिन यह आवश्यक है कि वह कार्य सद्भावना से किया गया हो, अर्थात आग बुझाने के लिए कार्य किया गया हो और अच्छी भावना से किया गया हो। तो यह धारा 257 के अंदर दिया गया है। आज की क्लास में हम इतनी ही धाराओं का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।